Assalamu alaikum, all of you. Myself, Dr. Harun Rashid, member All India Unani Tibbi कॉन्फ्रेंस राजस्थान स्टेट यूनिट टेक्निकल विंग। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस लाइव वेबिनार में। जो हमारे वेबिनार का सिलसिला शुरू किया था डॉक्टर डॉक्टर शौकत अली अंसारी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस राजस्थान स्टेट, उनके और हमारी कॉन्फ्रेंस के बाकी मेंबर और हजरात के बहुत कोशिशों और उनके काम से जो ये शुरू हुआ है लेक्चर, इसको हमने कंटिन्यू रखा है। और हमारी जो लेक्चर सीरीज है, मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि लेक्चर सीरीज का हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका उन्वान है पोटेंशियल ऑफ यूनानी मेडिसिन इन डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीजेस। और इसी उन्वान के जेल में हमने 2 लेक्चर्स जो है पहले कंप्लीट किए हैं, और आज जो हमारा लेक्चर है वो है एफिकेसी ऑफ यूनानी ड्रग्स एंड रेजिमिन इन बुसूरे लबनिया या एक्ने। और इस पर बहुत टाइम नहीं लेते हुए हमने जो लेक्चर शुरू करना है उससे पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर शौकत अली अंसारी, क्योंकि वो आज अवेलेबल नहीं है, तो उनका जो एक मैसेज है वो कन्वे करना चाहूंगा। डॉक्टर शौकत अली अंसारी साहब का जो ओपनिंग और वेलकम मैसेज है हमारे सभी व्यूअर्स और डॉक्टर्स के लिए, वो मैं कन्वे किए देता हूं। कॉन्फ्रेंस राजस्थान की तरफ से मैं एक बार फिर अपने तमाम शुरका का इस्तकबाल करता हूँ कि आप बड़े जोश खरोश के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बराबर इसमें शरीक हो रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है कि हम हमारा जो मकसद है उस जानिब हम गामजन हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये एक लेक्चर का जो सिलसिला शुरू किया गया है कि बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि दूसरे सिस्टम में या दूसरी चिकित्सा पद्धति के अंदर उसका बहुत अच्छा इलाज नहीं है, या ये कह लीजिए कि क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है। वहीं पर तिब्बी यूनानी को इस बात में इम्तियाज़ हासिल है कि उन अमराज के अंदर बहुत अच्छी तरह से कामयाबी के साथ इलाज की तरफ गामजन है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो रोज़ जो लोग जिससे बहुत परेशान होते हैं और उनके बारे में दूसरे लोगों को वाक़फ़ियत नहीं होती है, तो हम इस लेक्चर के ज़रिए से न सिर्फ अपने तमाम तिब्बी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोगों को, बल्कि तमाम साथियों को जो तिब्बी यूनानी से वाबस्ता हैं उनको इस तरफ जोड़ना चाहते हैं और इसके बारे में तरगीब देने के साथ साथ उनके हम तरबियत देना चाहते हैं कि वो तिब्बी यूनानी का जो मकाम है उस मकाम तक हम लोग उसको पहुँचाएँ। मैं एक अंदाज से मिसाल देना चाहता हूँ कि जितने ऑफिसर्स होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके जहन में ये होता है कि भाई जो यूनानी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आयुर्वेद है या उसके बाद होम्योपैथ है, या बस उसके बाद तो ख़त्म समझते हैं। ये उनकी सोच है उनके जहन में, और हम उसकी सोच को दूर करना चाहते हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ सेक्रेटरीट में विभाग आयुष डिपार्टमेंट के जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा, उन्होंने बैठते ही ये कहा कि जब हमारा उनसे ज़िक्र हुआ कि भाई यूनानी के हैं, तो उन्होंने कहा भाई आयुर्वेद का तो ठीक है, चल रहा अच्छा है, और थोड़ा बहुत होम्योपैथिक भी, लेकिन यूनानी का कुछ नहीं है। मतलब बस उनका ये था कि भाई यूजलेस है, कुछ नहीं, कुछ बकवास है, कुछ नहीं है। और आज वो डिप्टी साहब ये कहने पे मजबूर हो गए कि यूनानी में ही बहुत अच्छा इलाज है, ख़ास तौर से स्किन डिजीज़ के अंदर, जिसका कि उन्होंने सालों साल इलाज कराया, होम्योपैथ से कराया और फिर आयुर्वेद की तरफ भी कराया, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ। जब फिर मजबूरन उन्होंने यूनानी की तरफ अपना रुख मोड़ा, अल्लाह का एहसान है कि उनको काफ़ी शिफा है।
और भी कुछ मर्ज़ के अंदर उनको शफ़ा हुआ या उनके लोगों को, उनके करीबी लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आज इस बात के लिए वो कायल हैं कि भाई तिब्बी यूनानी में बहुत अच्छे असरात हैं, इलाज के बहुत कामयाब कामयाब तरीक़े से उन कामयाब है इलाज में। तो ये चीज़ हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अतिब्बा हैं, हमारे जो साथी हैं, वो जो यूनानी से जुड़े हुए हैं, आने वाले वक्त में हम ये कहते रहेंगे कि सिर्फ भाई यूनानी जो लोग तो अंग्रेज़ी इलाज की तरफ से मुतनफ़िर हो रहे हैं या उससे मतलब आजिज़ हो रहे हैं या उसके जो साइड इफ़ेक्ट उससे परेशान हैं, तो लोग देसी तिब की तरफ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये जब मुमकिन होगा जब हम खुद कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो उस इलाज और मुआलजे में, उस सब्जेक्ट पर हमें जो है कुदरत हासिल हो, और हम अपनी बात को न सिर्फ कहने में बल्कि करके दिखाने में हम उसमें मुकम्मल साबित हों, तभी चीज़ मुमकिन है। अगर हम ये कहते रहें कि भाई यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है, ये है वो है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उसके रिज़ल्ट सामने नहीं आए, तो वो शख्स जो यूनानी के बारे में गैर मुतारिफ़ हो या नहीं जानता हो, हम उसको अगर हम यूनानी से कामयाब इलाज करते हैं तो वो उसकी तरफ राग़िब होगा और दूसरों को भी मुतवज्जह करेगा। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो गेस्ट स्पीकर हैं, हकीम मोहम्मद शराफत करीम साहब, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस सिलसिले से जुड़े। इसी के साथ साथ मैं अपनी तमाम टीम का जो हमारी टेक्निकल टीम है बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रही है, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल साहब, वो अपनी तमाम मशगूलियत के बावजूद इस सिलसिले को गामजन रखने में, इसको कायम रखने में पूरी कुर्बानी, पूरी जद्दोजहद करते हैं। उनका भी बहुत मशकूर हूँ। तो अब मैं अपनी बात को इसी तरह ख़त्म करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत अली अंसारी, प्रेसिडेंट साहब, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस राजस्थान स्टेट यूनिट, जिन्होंने हमारे सभी नाजरीन का और जो हमारे साथ ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हुए हैं सभी डॉक्टर्स, उनका वेलकम किया। अब मैं हमारे आज के स्पीकर हकीम मोहम्मद शफात करीम साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना एंड द डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट यूनिकेयर यूनानी हेल्थ केयर सेंटर पटना बिहार, उनका बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस टेक्निकल विंग टीम की तरफ से कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का हमारे साथ जुड़े। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर शफात करीम साहब कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने लेक्चर की शुरुआत करें। डॉक्टर शफात करीम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजस्थान की ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत बेहतर सिलसिला आपने शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसके दूरदर्श नतायज आएंगे। जो चीज़ हम जानते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अगर इसको हम अपने जो स्टूडेंट है, जो पास आउट है, वहां तक अगर पहुंचा दें तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। और मेरे ख्याल से आप लोगों की जो नीयत है बहुत ही बेहतर है। आप लोग ये चाहते हैं कि जो यूनानी तरीके इलाज है वो लोगों तक पहुंचे। तो जहां तक पूरे इंडिया में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, और हम चाहेंगे कि भाई हम लोग भी उससे इस्तेफादा हासिल करें। जो लोग जिस भी पर्टिकुलर चीज़ों में एक्सपर्टाइज हैं उनको उठा करके हम लोग उससे अगर कुछ सीख लेते हैं तो हमारे लिए फायदे की चीज़ है। आज का जो टॉपिक है वो है इफिकेसी ऑफ यूनानी ड्रग्स एंड रेजिम इन बुसूर लबनिया, जिसे हम एक्नी के नाम से जानते हैं। मैं अपने नाम में हकीम लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो नाम है हमारा जिसके साथ हकीम लगा हुआ है, यही मेरी शनाख्त दिला सकता है, मुझे शनाख्त दिला सकता है। डॉक्टर की भीड़ में तो हम छिप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हैं। तो खैर, हम अपनी बात शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। जी जी, चलिए कंटिन्यू शुक्रिया। करेंगे।
सबसे पहले जो एक्नी है क्या, इसके बारे में कहा जाता है कि एक कॉमन कंडीशन है जो कि स्किन पे हुआ करता है। इसमें इन्फ्लामेशन होता है और जो पोर्स है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। ज्यादातर ये हार्मोनल चेंजेस और जो एक्सेस आयल सिक्रीशन है उसकी वजह से होता है। हमारे जो स्किन है हमारी, उसमें जो सिबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं, सिबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है, ये आयली सिक्रीशन है। और ये आयली सिक्रीशन कंटिन्यू होता है। कुछ जगह, जिस जगह पर ज्यादा है वहां पर ज्यादा निकलते हैं आयल, और जिस जगह पे ये इसकी तादाद कम है इस ग्लैंड्स की, वहां पर इसकी जो सिक्रीशन है कम होती है। तो जाहिर बात है कि ऐसे तो मतलब के मकामात जिस्म पर जहां पर इस तरह के ग्लैंड ज्यादा पाए पाए जाते हैं, वहीं पर इस तरह के मर्ज होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि चेहरे पे ये बहुत ज्यादा होता है। स्लाइड मेरा आगे नहीं बढ़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बुसुर लेबनिया क्या है, यहाँ मैंने पिक्चर भी दिखाया है। पिक्चर से दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये हेयर फॉलिकल्स की बनावट है, इसी के सटे हुए यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड है। और इसी सिबेशियस ग्लैंड से सीबम बन करके बाहर निकलता है। अगर ये नहीं निकल पाए तो फिर ये मर्ज कॉज करेगा। लिख रहा है कि एक्नी एक कॉमन कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल्स बिकम क्लॉग्ड विथ आयल एंड डेड स्किन सेल। जब ये रूट है जिससे ये रेगुलर निकलता है, यानी जहां पे सीबम बन रहा है और ये अपने रास्ते निकल रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए, चोक कर जाए, तो फिर ये अंदर ही अंदर रुक जाएगा। चाहे ये ऑयल के ही क्लॉग्ड होने से हो या फिर डेड स्किन के वहां पर फंस जाने की वजह से हो, और तो ये एक्नी कहलाता है। यूनानी में जो कंसेप्ट है उसमें इसको बुसुर लबनिया कहते हैं, मुहासा भी कहते हैं, और कील भी कहते हैं। कहीं पे खील भी लिखा हुआ है, के HELL के साथ खील बोलेंगे, वो भी लिखा हुआ है, और कील भी लिखा हुआ है। मुहासा भी कहते हैं और बुसूर लबनिया भी कहा जाता है। ये मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया है। जो डेफिनेशन है यहाँ पर, जिसके में इब्न सीना के हवाले से इसमें लिखा है, जो इब्न सीना की बहुत मशहूर किताब है अल कानून फिल तिब, उसके हवाले से यहाँ पे लिखा गया है कि मुहासा जो है वो स्मॉल व्हाइट इरप्शन है। स्मॉल व्हाइट इरप्शन जो कि नोज पर, चीक पर निकलता है। व्हाइट, स्मॉल व्हाइट इरप्शन जो कि नोज पर और चीक पर निकलता है, जो कि दिखाई देता है कैसा, दूध के ड्रॉपलेट के जैसा। रिजेम्बलेंस कंडेंस्ड ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, दूध के ड्रॉपलेट के जैसा दिखाई देता है। आमतौर से नाक पर और चीक पर निकलता है। ये एक स्मॉल व्हाइट इरप्शन है। इसकी इटियोलॉजी में वहां पर बयान किया गया है कि मादा सदीदिया पाया जाता है, सेपरेटिव मटेरियल पाया जाता है, विच कम्स टुवर्ड द स्किन सरफेस ड्यू टू बुखारात ऑफ द बॉडी एंड नॉट रिजॉल्व इन द स्किन। हमारी बॉडी में हर जगह से कुछ ना कुछ मादा निकलता है, यहाँ पर जो है वो बुखारात जिसको निकलना चाहिए नॉर्मली वो नहीं निकल पाता है, या वो तहलील नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस जगह पर रुक जाता है वो, मतलब कि कंडेंस करता है, जमता है, और फिर उसकी वजह से वो मर्ज पैदा करता है या अग्नि पैदा करता है। यहाँ पर दिखाया गया है एक हेल्दी जो मतलब के फॉलिकल्स है उसको दिखाया गया है, और ये बाकी चारों जो है वो अलग अलग अनहेल्दी है। इट इज characterized by presence of various types of skin lesion including whiteheads, blackheads, papule, pustule, and in more severe cases cyst। तो इसी चारों को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये व्हाइट हेड है, ये ब्लैक हेड है, ये पेप्यूल है, ये पोस्ट्यूल है, और फिर जब बहुत मतलब के बहुत दिनों तक रह जाता है तो फिर ये बुस्ता होकर के सिस्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें मतलब कि जो व्हाइट हेड हो या ब्लैक हेड हो या पेप्यूल हो, ये सारी चीजें एक्नी ही है। एक्नी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। अग्नि के बारे में लिखा जा रहा है कि ज्यादातर ये उस जगह पर, जैसे हमने शुरू में बताया कि
फेस पर, नेक, चेस्ट और बैक पर, शोल्डर पर पाया जाता है। उसकी वजह मैंने बताई थी शुरू में ही कि सीबेसियस ग्लैंड जिन जगहों पर ज्यादा पाया जाएगा उसी जगह पर एक्नी भी ज्यादा ज्यादा पाया जाएगा। और इसीलिए लिख रहा है कि एक्ने टिपिकली अफेक्ट्स एरिया ऑफ द स्किन विथ हाई डेंसिटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, जैसे चेहरा, नेक, चेस्ट, बैक, शोल्डर। आमतौर से हम लोग चेहरे पर देखते हैं, चेहरे पर मुहासे बहुत हो गए हैं, ये अमूमन देखते हैं हम लोग। लेकिन क्लिनिक पे जब बैठेंगे और तब पेशेंट बताता है कि गर्दन के पास या पीठ पे, शोल्डर पे दाने हो गए हैं, और वो दाने मतलब के बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, फिर से नए बनते रहते हैं। लेकिन वो अमूमन वो मरीजों को ये नहीं पता होता है कि वो एक्नी है। वो जब आते हैं हमारे पास तब आपको उसको बताएंगे कि भाई ये भी एक्नी का ही फॉर्म है। जो चेहरे पर निकला है सिर्फ वही मुहासा नहीं है, बल्कि जो पीठ पर निकला है वो भी एक्नी का ही फॉर्म है। तो ये मिलता है, देखने को कम मिलता है लेकिन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा तो बेशक चीक पर पाया जाता है, लेकिन इन जगहों पर भी पाया जाता है। तो जितने भी तरह की एक्नी हम लोग देखते हैं उसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो कोमेडोन कहते हैं, दूसरा जो इन्फ्लामेटरी लीजन है उसको हम मतलब के बांट देते हैं, कोमेडोन कोमेडोन टाइप का और इन्फ्लामेटरी लीजन टाइप। यहाँ पर मैंने तो पिक्चर के साथ दिखाया है। कोमेडोन जो है वो व्हाइट हेड या ब्लैक हेड, ये दोनों जो है कलेक्टिवली कोमेडोन कहलाता है। तो व्हाइट हेड्स देखने में व्हाइट होता है, आप लोग ये तो बहुत आम है, आप लोग देखे भी होंगे। चेहरे पर जो है उजले उजले सफेद दाने, दूध जैसे अभी इब्ने सीना के हवाले से बताया गया कि दूध के ड्रॉपलेट के जैसा दिखाई देता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का है, दूध के ड्रॉपलेट की तरह दिखाई देता है। आप में से कोई स्क्रीन पे निशान लगा रहे हैं, ये रह जा रहा है, उसको रिमूव कर दीजिए, शुक्रिया। तो ये दूध की तरह से दाने दिखाई देते हैं, ये व्हाइट हेड्स हैं। इसके बारे में लिख रहा है कि क्लोज क्लॉग्ड फॉलिकल्स है विद व्हाइट अपीयरेंस, में व्हाइट अपीयरेंस होता है। लेकिन उसी तरह का एक दूसरा भी होता है जिसमें ब्लैक अपीयरेंस होता है, ओपन क्लॉग्ड फॉलिकल विद अ ब्लैक या डार्क अपीयरेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये जो चीज है यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट है, कभी कभी दोनों एक ही चेहरे में दोनों दिखाई देते हैं, व्हाइट हेड भी और ब्लैक हेड भी दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ब्लैक हेड है ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये बन जाता है, या फिर जो सेल्स है वो उसके अंदर बहुत दिनों तक रह जाता है, तो उसकी वजह से वो उसके डी करने से वो ब्लैक हो जाता है। तो ये दोनों कोमेडोन कहलाता है, चाहे वो व्हाइट हेड हो या ब्लैक हेड हो। तो इसको तशखीस में हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे वो व्हाइट हेड वाला हो या ब्लैक हेड वाला हो, ये भी एक नहीं है। चाहे पेप्यूल्स वाला हो या पॉस्चूल्स वाला हो या सिस्ट हो, वो भी एक्नी है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं पेप्यूल और पॉस्चूल्स। ये देखिए, जो स्मॉल रेड बम्प होगा वो हल्का सा छोटा सा उभार होगा, वो लाल सुर्ख दिखाई देगा, वो पेप्यूल है। और अगर उसी के अंदर पीला व्हाइट सेंटर मतलब दिखाई दे, चारों तरफ लाल हो और बीच में पीला हो, तो वो पॉस्चूल्स कहलाएगा, उसके अंदर पस जैसा भर जाता है। तो ये चार हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं और फिर सिस्ट भी पाया जाता है। नोड्यूल में लार्ज पेनफुल लंप होता है जो कि स्किन के सरफेस में आपको दिखाई देता है। और फिर एक सिस्ट भी हम लोग देख रहे हैं कि जो डीप और एक बड़ा सा लंप जैसा बन जाता है। ये बहुत बेहतर पिक्चर आपको यहाँ पे सिस्ट का हम लोग देख पा रहे हैं। और इस सब को अगर हम बारी बारी से देखेंगे तो हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन व्हाइट हेड है, कौन सा ब्लैक हेड है, फिर कौन सा पेप्यूल है, कौन सा पोस्ट्यूल है, कौन सा नोड्यूल है और कौन सा सिस्ट है। और ये सारी जो मतलब के अलग अलग फॉर्म्स है वो सब की सब एक्नी है, सब की सब बसूरे लबनियां हैं, और सबकी जो ओरिजिन है वो सेबेशियस ग्लैंड थी। पाउस के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये सीबम प्रोडक्शन से ज्यादा, शुरू से हम लोग बता रहे हैं सीबम प्रोडक्शन है, बैक्टीरिया भी है इसका पार्ट है, और इन्फ्लामेशन और कुछ हार्मोनल चेंजेस, इन सब की वजह से एक्नी हुआ करता है। एक एक करके देखें तो पहला है सीबम का ओवर प्रोडक्शन। आमतौर से जब प्यूबर्टी के वक्त में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस वक्त जो है वो
सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, और उसके स्टिमुलेशन के नतीजे में उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेबेशियस ग्लैंड का प्रोडक्शन बढ़ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद अगर किसी जगह पर से उसका सिक्रीशन रुक रहा है, हिंडर कर रहा है, उसके डक्ट ब्लॉक हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम पैदा होता है। अगर आसानी से सेबेशियस ग्लैंड मतलब के सीबम प्रोड्यूस कर रहा है और रिलीज कर रहा है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन दिक्कत तब होती है जबकि, हाँ, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि उसके रुकने के चांसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, जब नॉर्मल प्रोडक्शन रहता है तो उसके रुकने के भी चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसके रुकने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जब पुबर्टी के एज में पहुंचते हैं लोग, तो उस वक्त ऐसा होता है कि जब ये सेबेशियस ग्लैंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्टिमुलेट होता है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसके नतीजे में ये देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। प्रोपायनोनी बैक्टीरियम एक्नी भी एक कॉजेटिव फैक्टर है, जो कि अमोन स्किन में पाया जाता है, और ये जब अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से एक्नी पैदा होता है। मतलब कि स्किन में नॉर्मली है, लेकिन वो एक्नी पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा होगा कि जो उसका पाथवे है उसमें जा करके वहां पर इन्फ्लामेशन पैदा कर देगा, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से उसके जो अफराजात हैं, सिक्रीशन है, वो रुक जाएगा, और जब रुकता है तो फिर ये कॉज पैदा होता है। उसी तरह से इन्फ्लामेशन है, क्लॉग्ड पोर्स ट्रिगर एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जब भी मतलब के पोर्स जो है वो ब्लॉक होगा, बंद होगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स उसके नतीजे में डेवलप होगा, जिसकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट पैदा होगा। कुछ लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री भी पाई जाती है। जेनेटिक हिस्ट्री में मतलब फैमिली में अगर है, माँ बाप में अगर होता रहा है, तो फिर बच्चों को भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये तो काउज में बताया गया है। कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में भी हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और हार्मोनल इंबैलेंस, ये इसका की वजह से एक्ने डेवलप कर सकता है। डाइटरी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। डाइटरी फैक्टर में एक चीज देखने को मिलती है कि जो शुगर प्रोडक्ट है, शुगर से बना हुआ या हाई शुगर कंटेंट वाला जो प्रोडक्ट आप लेते हैं या डाइट लेते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उससे रिलेशन देखा गया है कि एक्नी ज्यादा पैदा होता है। तो मतलब कि जिन लोगों में एक्नी ज्यादा होता है, तो बेहतर ये है कि इन लोगों में इन चीजों का परहेज किया जाना चाहिए। और उन लोगों में भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जिन्होंने मतलब कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा है, चेहरे को का केयर नहीं किया है, इवन के मतलब स्किन का केयर नहीं किया है। ठीक है, तो लिख रहा है कि यूज ऑफ कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट, पुअर स्किन हैबिट, स्किन केयर हैबिट और एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन कंट्रीब्यूट टू एक्नी। तो ये हार्मोनल चेंजेस हो, या फिर डाइटरी फैक्टर हो, या फिर स्किन केयर ये देखभाल नहीं करना, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सब जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एक्नी में, और इन सब की वजह से एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूनानी ट्रीटमेंट में, यूनानी सिस्टम में क्या बताया गया है? बताया गया है कि जिस्म में खून का इम्तिला हो जाना ये एक मतलब कि सबब हो सकता है एक्नी का। गर्म किस्म की गजा और शराब का इस्तेमाल ये भी बताया गया है। उसी तरह से हाजमा और खून की खराबी बताया गया है, जो कब्ज भी बताया गया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को आए दिन देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे जो लिखा गया है, बॉर्डन में इस तरह के लिटरेचर नहीं मिलते हैं। बवासीर के खून का अचानक बंद हो जाना, उससे एक्नी होता है। औरतों में या में हैज हैज के दौरान खून का कम आना, ऐसी खराबी का मतलब खून का कम आना, या हैज बंद हो जाना, उससे भी एक्नी देखने को मिलता है। ये दोनों बहुत मतलब के इम्पोर्टेंट काउज मतलब प्रैक्टिस में देखने को मिला है कि जो भी पेशेंट आया, अगर आप उससे हिस्ट्री लीजिए, फीमेल है तो जरूर उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लीजिए। अगर मेंस्ट्रुएशन रुका है या कम हो रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो चेहरे पर देखने को मिलेगा। और उसी तरह से बवासीर वाला बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन बवासीर चूंकि अमूमन ओल्ड एज में देखने को मिलता है, या मतलब कि बहुत यंग एज में बहुत कम मिलता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा रिलेशन का नहीं देखा हमने, प्रैक्टिस में नहीं देखा है, लेकिन ये हैज वाला हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। तो क्या उसूल इलाज होगा यूनानी सिस्टम में? पहला तो ये कि खून में जो इम्तला है उसको कम किया जाए। चूंकि हम बेसिकली हम जो काउज हम यूनानी सिस्टम से ढूंढ रहे हैं, तो उसी तरीके से हम उसको ठीक भी करना चाहेंगे। तो पहला तो ये कि खून के इम्तला को कम किया जाए, बदन का तनकिया किया जाए,
बदन और दिमाग का दम क्या लिखा है किताबों में, जाली दवाओं से मुंह धोया जाए, और अगर कब्ज हो तो उसे रफा किया जाए। तो ये तो उसूल हो गया। कुछ ट्रीटमेंट के पार्ट में हम कई सारी चीजें बताएंगे आपको। एक तो जो कुछ रिसर्च है वो हम आपके सामने रखेंगे, जो कुछ जो हकीम ने अपने मामूलाते मतलब में इस्तेमाल किया है वो रखेंगे, और जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है ये रखेंगे। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको आज के लेक्चर में ले जाने लायक है। इससे आप अपनी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कर पाएंगे। पीछे जो हमने जो भी बातें कही हैं वो डायग्नोसिस पर्पज से है, मतलब कि एक्नी को समझने के पर्पज से है, उसके काउज और उसके जो मतलब के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो होता है, उन सबको समझने के लिए है। लेकिन यहाँ से जो हम लोग देखेंगे वो आपके प्रैक्टिस में काम आने वाली है। तो इंशाल्लाह फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज़ों को दर्ज करें जो हमें रिजल्ट में मिला है या किसी और के हवाले से मिला है। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, किताब में में लिखा हुआ जो नुस्खा है हमने कोशिश करी है उसको हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। तो इंशाल्लाह अगर जो इसमें लिखा है उसको अगर इस्तेमाल करेंगे अलग अलग रिजीम को, तो जरूर इसमें से फायदा होगा। पहला तो एक रिसर्च स्टडी है जो आज़ाद हुसैन लोन का है, हमारे बैचमेट भी रहे हैं और अकमल साहब के भी बैचमेट रहे हैं। और इसमें उन्होंने जमात मुहासा पे उन्होंने काम किया था, जो कि हमदर्द फार्माकोपिया का फॉर्मुलेशन है। हमदर्द फार्माकोपिया का फॉर्मुलेशन है जमात मुहासा, उस पर उन्होंने काम किया था। इसमें आयरिस, देखिए आप लोगों में से किसी ने स्किन को कुछ ट्राई करते हैं ना कॉपी वॉपी करने के लिए, तो ये सब हो जाता है। ये मैं दे दूंगा, अगर जरूरत होगी तो आप लोग ले भी सकते हैं। इसमें जो जमात मुहासा का जो इंग्रेडिएंट है उसमें से ईरसा है, बरगे नीम है, पोस्त सरस है, गुंगची सफेद है, और नमक सांबर है। इन दवाओं का एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन है जमादा मुहासे के नाम से। डॉक्टर साहब टाइम कितना बचा है अगर बता दे तो। आपके टाइम पास टाइम ही टाइम है डॉक्टर साहब, फिक्र ना करें आप। ठीक आप है, शुक्रिया। ले लें time। तो ये एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन है जमात मुहासा के नाम से, जिसमें इरसा, बर्गेनीम, पोस्त सरस, घुंगची सफेद और नमक सांभर। और हमको लगता है कि ये सारी दवाएं हमारे हमारे जो मुफ्तदात का काउंटर होता है उसमें अवेलेबल रहती हैं। थोड़ा सा ईर्ष्या पे कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि भाई सही है, असल है, नकल है, या सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाकी चीज़ें सस्ती भी हैं और आसानी से अवेलेबल होने वाली हैं। तो इसको आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। और इसमें देखा गया है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो डिटर्जेंट है, स्ट्रिंजेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। और इस दवा के इस्तेमाल से मुहासे में फायदा हुआ है। ये तो एक रिसर्च स्टडी है। रिसर्च स्टडी बहुत सारी होगी, लेकिन एक और स्टडी में देखता हूँ सुल्ताना की, अभी रिसेंट में जो और हमारे जिल्द और तजीनिया डिपार्टमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में उसकी एक पीजी स्कॉलर हैं सुल्ताना, पूरा नाम मैंने नहीं लिया है। तो इनकी एक स्टडी है जिसमें से शोनेज है। शोनेज बेसिकली जो हम लोग मंगरेला बोलते हैं, कलौजी बोलते हैं, वो है, नौशादर है, और बुरा अरबनी है। इस तीन दवा का इक्वल क्वांटिटी में लिया गया, पाउडर बनाया गया है और सिरका के साथ इस्तेमाल किया गया है। और 15 दिनों में देखा गया है कि क्या इफेक्ट आता है। बहुत बेहतर, सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और बहुत ही सिंपल है। आपको आसानी से ये सब मिलने वाली दवा है। नौशादर आसानी से मिल जाती है, अब मंगरेला कलौजी आसानी से मिल जाती है, बुरा अरमनी भी मिल जाती है। तो इन तीनों दवाओं को अगर आप मिला करके पाउडर करेंगे और फिर सिरका के साथ रात पे लगा दे, रात में लगाएं और सुबह में नीम गर्म पानी से धोने के लिए कहें, तो इंशाल्लाह इसे अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो दो हो गया रिसर्च वाली बात, कि जो मतलब कि रिसर्च से प्रूवन है। मैंने हकीम अजमल खां का मैंने एक मतलब जो उनकी एक किताब है मेरे पास, यहाँ पे नहीं है, तो उस किताब में जो रिजल्ट है उसके बेस पर उसमें बात पे लिखा हुआ है। उसमें इन्होंने लिखा है कि शायत्रा 10 ग्राम। देखिए डोजिंग हम लोग जो है ना, हमें लगता है, मेरे भी जो मामूलात मतलब है उसमें भी हम दवा की डोजिंग बहुत कम करते हैं। इनके डोज में देखिए, लुआ बैदाना 3 माशा, शीरा और नाब 5 दाना, अर्क मुरक्कब मुसफ़ी खून 120 ml, ठीक है। तो
120 ml एक अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई। हम लोग जो है अमूमन इस्तेमाल करते हैं तो 30 ml 40 ml अब तो इस्तेमाल करते हैं, 50 ml वो बहुत कम है। तो ये 120 ml अर्क मुरकब मुसफ़िहुन और शरबत नाब 20 ml, इतना अगर इस्तेमाल किया गया, और साथ में तेलाय मुहासा इस्तेमाल किया गया। तेलाय मुहासा का मुझे नुस्खा नहीं मिला, वो मेरे ख्याल से होगा क्लासिकल किसी किताब में, मुझे नहीं मिल पाया। तो उनका ये मुजर्रब है कि अगर इतनी शायत्रा 10 ग्राम को लुआ बैदाना 3 माशा शीरा और नाप 5 दाना आपके बल्कि मुसफ़िकुन 120 ml और शबत नाप 20 ml के साथ इस्तेमाल किया जाए, और साथ में तिलाय मुहासा इस्तेमाल किया जाए, जिसके बाद हल्के नीम गर्म पानी से धो लिया जाए, तो इससे मुहासा ठीक हो जाता है। एक मैंने इलाजुल गुरबा से लिया है, हकीम गुलाम इमाम साहब की किताब है इलाजुल गुरबा। इसमें छोटे छोटे नुस्खे रहते हैं और आसानी से मिलने वाले नुस्खे रहते हैं, तो वो मैंने लिया है। उसमें एक चीज लिखा है कि फसा जरूर खोलें। पहली लाइन उस पर लिखी गई है कि फसा जरूर खोलें। और जैसा कि शुरू में ही हमने देखा कि ये खून के इम्तला की वजह से होता है, और खून के इम्तला में बेहतरीन तरीका है फसद। अगर फसद हम कर देंगे तो मतलब कि कुल्ली इस्तफराग होता है, और कुल इस्तफराग में खून के इम्तलाक से हम फायदा हासिल कर सकते हैं। तो एक तो लिखा के फसद खोले, और एक उपटन का, उन्होंने 2 उपटन का जिक्र किया है, और दोनों आसान है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक तो मलतास की छाल, अनार, लोथ पठानी, अम्बा हल्दी, नागर मोथा, सबको बराबर मिकदार में पीस करके हल्का गुलाब मिला करके चेहरे पर लेप करना है और खुश्क होने पर धो लेना है। एक तो नुस्खा ये है। और दूसरा नरकचूर और कफे दरिया, ये भी नुस्खा बेहतर है, इंपॉर्टेंट है, मेरा भी आजमाया हुआ है। तो आप अगर इन दोनों नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, या दोनों में से किसी एक को जो आसान हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें से जरूर फायदा होगा। एक मैंने और लिया है, तो वो हकीम केटी अजमल का एक हर्बस बत्तब है। आपके राजस्थान में ये दवा बहुत चलती है, हमें लगा कि आपके यहाँ इजिली अवेलेबल है, तो जो लोग प्रैक्टिस में है उनको आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने जो लिखा है उसमें मसाफ़ी है, हब मुसफ़ी खून है, शब कैप्सूल मिफ्सिल है, सब मुसक्किन है, हब रसौत है, और जिमाद हुस्न का उन्होंने जिक्र किया है। ये अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब प्रचार से बचूं, ऐसा मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हमें ऐसा अंदाजा है कि आपके राजस्थान में इनकी दवाएं खूब चलती हैं, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। और मतलब जब मैंने शुरू में क्लिनिक करी थी तो मैंने इनको भी फॉलो किया था, तो इससे भी मुझे रिजल्ट मिला है। तो इसलिए इसमें कोई ऐप की बात नहीं है कि उसके मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशन है उसे उसे किनारा कशी कर लिया जाए, उसमें बिल्कुल ऐप की बात नहीं है। हाँ, एक हमारे पटना में हकीम सैयद अब्दुल कादिर कादरी हमारे सीनियर भी हैं। और मैंने जब उनसे मैं जब उनको देखता हूँ तो वो कहते हैं कि रोगन बेदिंजीर लगा दो बस छोड़ दो। उनका यही कहना है कि सिर्फ रोगन बेदिंजीर लगा दो बस छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन है कि अगर साथ में इस्तेमाल कराना है तो माजुन उष्पा 5 ग्राम बीटी और माजुन इंजीर 1 चमचा रात में, उन्होंने मतलब उनका मामूलाते मतलब रहा है, और इससे फायदा हुआ है। मतलब कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक एक बार बता रहा हूँ, इसीलिए कि जो हम मतलब इस्तेमाल करते हैं हम वही यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो ये हकीम सैयद अब्दुल अली कादरी साहब का नुस्खा है, जो कि पटना में तकरीबन 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कंप्लीट यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, और अच्छे हकीम हैं, और अच्छी पकड़ है यूनानी सिस्टम पे। तो ये उनका मतलब कि इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा है। अब मैं अपने मतलब में जो इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये है शबत नाब 10 ml बीडी, हब्बे यारिज 2 टैबलेट रात में अल्टरनेट डे, और कलौजी नौशादर एक, ये कलौजी नौशादर जो मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं तकरीबन 2012 गलबन, हाँ 10 साल से ज़्यादा हो गया ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसी नुस्खे में अभी जो मैंने डॉक्टर इनका सुल्ताना का ये आपने देखा रिसर्च पेपर, इसमें वही चीज़ है, शुनेज नौशादर बुरा हारमनी। हमने बुरा हारमनी छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है कि हमें मुझे सिर्फ उसी दोनों दवा से रिजल्ट आ जा रहा है, तो फिर मैंने बुरा हारमनी नहीं मिलाया है। तो कलौजी और नौशादर सिर्फ ये 2 दवा, दोनों को हम वजन लेकर के अगर पाउडर कर लेंगे और सिरका में मिला करके रात में लगा दिया, और फिर सुबह में हल्का नीम गर्म पानी से उसको धोने के लिए कहिए, और
जब धोते हैं, इसमें मैंने लिखना, मैं इसमें भूल गया, जब धोते हैं तो उस वक्त हम लोग कोशिश करते हैं कि हनी से धोएं, शहद से रिंज करें पूरे चेहरे को, नीम गर्म पानी से धोने के बाद शहद से रिंज करें, और फिर उसके बाद चेहरे को पानी से, नॉर्मल पानी से धो लें। तो ये बहुत ही मतलब कि मुजरब है कि इतने पेशेंट पे। हाँ, एक चीज मुझे कुछ पेशेंट में कुछ नहीं बल्कि 2 या 3 पेशेंट ने मुझे कंप्लेन किया कि जब ये रात में लगाया उसने तो उसे इरिटेशन हुआ। इरिटेशन हुआ तो फिर एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन भी हुआ, तो फिर मेरे पास जब फीडबैक आया तो मैंने कहा कि फिर रोक दिया जाए। हालांकि उसे कोई नुकसान फर्दर नहीं हुआ, लेकिन इरिटेशन देखने को मिला 2 पेशेंट में। तो हमें लगता है कि तकरीबन 70-75 पेशेंट तो मैंने देखा है, जिसमें से 2 या 3 पेशेंट में हमें इरिटेशन देखने को मिला है। तो ये आप लोग भी अगर कहीं पे नोटिस कर लेंगे तो उसे आप रोक सकते हैं, उसका दूसरा अल्टरनेट दे सकते हैं। दूसरा अल्टरनेट भी हमारे पास जो प्रैक्टिस में रहा है, मैं चाहूंगा कि वो भी मैं आपको बताऊं। मैं जियो फ्रेश एक्नी क्रीम न्यू शमा की आती है, मैंने उसका भी रिजल्ट देखा है। मेरे पास क्लॉजी फेयरनेस क्रीम भी आती थी, कंपनी मुझे नहीं याद, नाम नहीं याद है, क्लॉजी फेयरनेस क्रीम के नाम से आती थी, मैंने उसको भी लगाया है। और यूनी एक्नी क्रीम करके यूनी हर्ब का भी आता है, ये थोड़ा कॉस्टली भी है, तो इसका भी मैंने देखा, साथ में साफी इस्तेमाल करके देखा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अलग से कॉम्बिनेशन है, अगर साफी के साथ अगर इन क्रीम में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी रिजल्ट आएगा। और ये तो हो गई हमारे यहाँ प्रैक्टिस में दवाओं की बात। ये दो दो रेजिम हो गया, एक तो ये हो गया शबद नाम बयारी, और एक लगाने के लिए एप्लीकेशन, ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि यहाँ पर तीनों में से कोई एक क्रीम ले लें, और अगर हमदर्द की साफी इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और रेजिम में लीचिंग बहुत इफेक्टिव है, जबरदस्त इफेक्टिव है। अगर आपने किसी मतलब कि पूरे भरे हुए चेहरे में पिंपल हो, उसको अगर आपने एक लीचिंग कर दिया तो हमें नहीं लगता कि एक बार में मोर देन 50% क्लियर हो जाएगा उसका चेहरा। और ये चूंकि सब लोग करा नहीं पाते हैं, पेशेंट नहीं करा पाता है, क्योंकि चेहरे पे भी लीच लगाना तो अमूमन बहुत मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो ज्यादातर लड़कियां होती हैं तो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन हमने जिसको भी लगाया है, मैंने एक स्टूडेंट थी मेरी, तो और उसमें मैंने देखा कि मैंने उसे बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा का मतलब कि एक ही चेहरे में हम सिस्ट भी देख रहे थे, नोड्यूल भी देख रहे थे, और पैप्यूल पश्यूल सब मिल रहा था एक ही चेहरे में। तो बहुत ही गंदा चेहरा हो गया था। उसको मैंने कहा कि तुम दवा ववा छोड़ो, सिर्फ लीच लगाओ। और मैंने जब लगाया, चूंकि वो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करा के थक चुकी थी, तो जब थके हुए पेशेंट को आप देंगे ना तो फिर वो जरूर वो अप्लाई करेंगे। तो उसमें मैंने लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार के बाद ही वो इस तरह से साफ हो गया उसका चेहरा कि मैं मतलब क्या बता नहीं सकते, बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी दवाएं थी वो हमने इस्तेमाल कराया, बहुत कॉन्फिडेंस से उसने इस्तेमाल करा। अभी 4 साल हो गए पेशेंट, वो अभी भी मेरी स्टूडेंट है, अभी पीजी कर रही है। और अब उसके बाद से कभी उसके चेहरे पर वो दिखाई नहीं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसलिए सबसे पहले मैंने इस रेजिम को रखा है, लीचिंग को। इसको आप 15 दिन के गैप पे 3 बार अगर करा दीजिए तो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ हो जाएगा। हिजामा एक अल्टरनेट है, वो भी आप करा सकते हैं। बहुत मैंने मतलब प्रेफर किया है लीचिंग को, लेकिन हिजामा भी करा सकते हैं। इसके अलावा भपारा देना एक अच्छा अमल है। और फसद तो इलाज गुबरा में भी कहा है, और चूंकि जो उसूल है उसके हिसाब से भी फसद कराना चाहिए। तो ये दोनों रिजिम भी आप चाहें तो इस्तेमाल करा सकते हैं। आप लोगों ने हमें वक्त दिया, हमें सुना, और हमें उम्मीद है कि इससे कुछ फायदा हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शौकत अली साहब जो आपके सदर हैं आईयूटीसी राजस्थान के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छी पहल उन्होंने शुरू करी है। डॉक्टर अकमल साहब का जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, हमारे तजर्बे को लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि सिलसिला आगे भी कायम रहे, जारी रहे, ताकि अवाम का यूनानी का फलाह होता रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त के लिए। आपने इतने और इतने इफेक्टिव तरीके से हमें बुसूर लबनिया यानी कि एकने के बारे में रूबरू कराया। सर ने जो है स्टार्टिंग से लेके कोज और उसके साथ साथ सर ने बहुत ही ब्रॉड मैनर में जो है हमें इसके नुस्खा जात और उसूल इलाज को समझाया।
तो मैं अब हमारे व्यूअर्स से दरखास्त करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर शफात जी करीम, जिन्होंने हमारे हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर इसको नई शक्ति प्रदान की। मैं AIUTC की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात का इजहार करें, जिसके जरिए हमारे साथ अभी सर मौजूद रहेंगे, तो उनके जवाबात से सब लोग हमकिना हो सकें। तो इसमें जो पहला सवाल है वो डॉक्टर खुशनुमा खान का है। वो पूछती हैं कि भपारा विद सिंपल वाटर ओनली। उनका इजी सवाल है कि सर भपारा सिर्फ सिंपल वाटर से लेना है या उसमें किसी तरह की कोई दवाई ऐड करनी है? सिंपल वाटर से बपारा लेने से पोर्स ओपन होते हैं। बेसिकली उसका मकसद ये है कि जो पोर्स हैं जिससे सीबम निकल रहा है, अगर वो क्लॉग्ड होता है, बंद होता है, तो उसकी वजह से एक्नी होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली रोजाना अगर ये लेंगे तो उससे प्रिवेंशन होगा, उससे पोर्स ओपन रहेंगे, पसीना निकलता है, पोर्स ओपन होते हैं, और फिर ये आपको मतलब कि उस जो एक्नी से आपको छुटकारा दिलाता है। तो सिंपल वाटर, प्लेन वाटर। अगला सवाल जो है वो डॉक्टर शिजा की तरफ से है। वो पूछती हैं कि सर अगर हम फक्सद का इस्तेमाल करें तो हमें किन वरीद या किस वेन का हमें फसद करना चाहिए, खासतौर से फसद एकने के पे? लिए फसद के लिए बहुत ही सिंपल उसूल है कि गर्दन से ऊपर का जब भी फसद करना होता है, गर्दन से ऊपर के मर्ज का, तो हम कैफाल का इस्तेमाल करते हैं। और गर्दन से नीचे का जब हम करना होता है तो हम बासली का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कैफाल की फसद खोलेंगे तो उससे फायदा होगा इंशाल्लाह। जी। इसमें एक डॉक्टर नूरी है, उनका कहना है कि अगर इरिटेशन हुई है तो सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिरके की वजह से हो सकती है, सिरके से हो सकती है, अगर उसका अल्टरनेटिव हो तो क्या अवॉइड हो सकता है? एक्चुअली ऐसा मुझे बहुत कम देखने को मिला। तो इत्तेफाक से जो पेशेंट थी वो मेरी बहुत करीबी थी, मैं उस पर ट्राई नहीं कर सकता था। चेहरे का मामला होता है तो बड़ा सेंसिटिव होता है मामला। तो जो चीज़ तजर्बे में है, कोशिश रहती है कि हमें वही इस्तेमाल करें। खुदा ना खास्ते अगर चेहरे पे कोई उसकी वजह से, लगाने की वजह से कोई धब्बा आ गया या कोई इरिटेशन, कुछ पिंपल्स कुछ निकल गए, तो मजीद मतलब के परेशानी की सबब होता है। तो चेहरे में, स्पेशली लड़कियों के चेहरे में अगर हमको अप्लाई करना है तो बहुत सोच के करते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ और ट्राई नहीं किया। तो उसे मैंने कुछ और नहीं कहा कि भाई अब इसको बंद करके इसके साथ ये लगा के देख लो। ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने उसके कहा विड्रॉ कर लिया जाए बस। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैंने पानी के साथ या आपके गुलाब के साथ लगाते शायद कहीं फायदा करता, बट मैंने ट्राई नहीं किया। शुक्रिया सर। अगला जो सवाल है डॉक्टर मोहम्मद जीशान पूछते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन भी हो और एक्ने भी हो तो हम किस तरीके से इलाज में कशमकश करेंगे? पहले तो डायग्नोसिस कर लें, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और है। फंगल फंगस का यहाँ पर रोल नहीं है। यहाँ पे एक्ने में सिबेशियस ग्लैंड का जो पैथोलॉजी है वो इन्वॉल्व है। तो हमको उसके हिसाब से मैंने जो अलग अलग फॉर्म्स है उसके सब मैंने बता दिया है कि एक्ने के किस क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर वो मतलब कि वाइट हेड, ब्लैक हेड, पेप्यूल, मैक्यूल, इवन के सिस्ट तक बनता है, वो सारे स्टेजेस हैं एक्ने के। आसानी से ये पहचान में आ सकता है। और फंगल का तो मतलब के जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अलग होता है। जो व्हील बनेंगे और फिर एलिवेटेड स्किन होगा, और उसका जो एरिया है मतलब के बॉर्डर, तो उसका तो ट्रीटमेंट अलग है। हम उसके ट्रीटमेंट पे तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसे आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर ये फंगल है कि एक्नी है। शुक्रिया सर। डॉक्टर काशिफ जकाई सर का सवाल है कि सर जो आपने नुस्खा बताया था, जो फॉर्मुलेशन था जमाद मुहासा, उसमें जो सर इंग्रेडिएंट्स जी। जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डले थे उनकी अगर मिकदार के बारे में वो सवाल करें कि किस वजन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि सर वहां पर उनकी मिकदार डिस्कस नहीं की गई थी। अच्छा, जो पहला जो रिसर्च बेस्ड था, जी, जमाद मुहासा। हाँ, उसमें जो है मेंशन था 50 ग्राम हर एक को लेना है और फिर जमात तैयार करना है। अब हर एक का मतलब ये हुआ कि हम 50 ग्राम लें चाहे 5 ग्राम लें, जब हम सब हम वजन लेना है।
हम वजन में कोई मसला नहीं रहता है। अब जितनी भी दवाएं उसमें बताई गई हैं सबको हम वजन ले लें, चाहे 5 ग्राम हो ईच, या 10 ग्राम हो, या 50 ग्राम हो, या 100 ग्राम हो, लेकर के जमात बना लें, उसका इस्तेमाल करें। ओके सर, शुक्रिया। एक डॉक्टर सबा आइल हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं सर आपसे कि आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन वो टीनिया कैपिटिस का जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में आपसे एडवाइस चाहती हैं। टीनिया के प्रति, टीनिया का भी जो केस मेरे पास आता है, स्पेशली हम उसमें एक सेलिक्योर हमने एक बनाया है, उसमें रोने कमीला मिला करके इस्तेमाल कराते हैं। तो सेलिक्योर में बेसिकली सैलिसिलिक एसिड पाउडर है, और उसमें ये सल्फर है, गंधक, ये दोनों दवा मिला करके हमने एक पाउडर बनाया है, और उसमें हम लोगों ने कमीला के साथ उसको मिला देते हैं, फिर उसको लगाने के लिए देते हैं। उसमें भी फायदा है। शुक्रिया सर। सर ये अवेलेबल है कहीं पर? सर डॉक्टर सर साहब ये जानना चाहती हैं कि ये अवेलेबल है कहीं पर? सैलिसिलिक पाउडर मार्केट में जाइएगा, मिल जाएगा, केमिकल की दुकान में जाइएगा तो सैलिसिलिक पाउडर भी मिल जाएगा और गंधक भी मिल जाएगा आसानी से। ओके, अगला थैंक यू सवाल है सर। सर, डॉक्टर मुनज्जा शेख पूछना चाहती हैं कि एक्ने मार्क्स और जो स्पॉट हैं चेहरे पर, उसको बाद में कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए कोई खास थेरेपी? इसके लिए फिर अलग से जिमात इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, ये तो मार्केट में भी अवेलेबल है, कुछ गाजा जो है मार्केट में, उससे भी कुछ फायदा होता है। एंटी मार्क क्रीम आता है मार्केट में, उससे उसको भी लगाएं, उससे भी फायदा होता है। ठीक है, लेकिन मैंने अलग से उस पर एक दवा बनाई है, और उसका मुझे नुस्खा भी याद नहीं है, तो अगर हो सका तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। इसमें डॉक्टर सरवर साहब फरीदाबाद से सवाल करते हैं कि गाज़ाए हुस्न अफ़ज़ा को क्या इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, ओके सर। क्योंकि उस पर एक स्टडी भी हुई है। मैंने शायद शामिल किया कि नहीं किया है, लेकिन उसकी स्टडी भी हुई है गाजा हुस्न अफ़ज़ा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और काफी हद तक जो है सवाल पूछे जा चुके हैं और सभी के अस्सलाम वालेकुम जवाब सर। सर ने दिए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वंशराम। जी आवाज आ रही है सर? ऑडिबल है? जी जी बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल है, मैं डॉक्टर सरवर फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। पहले तो थैंक्स कि आपने काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हम लोगों को स्किन डिजीज के लेके और एक्ने को लेके। जी, यूनानी के नजरिया से मैं खिल्त का गलबा पूछना चाह रहा था, इसमें किस खिल्त का गलबा रहता है? शुरू में मैंने बताया कि दम का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और सीने शबाब में अमूमन होता है। अब अगर सीन के एतबार से भी देखेंगे तो जो जिस सीन की हम बात कर रहे हैं, जो मतलब कि उसमें जो है उसका मिजाज ही जो है वो दम भी होता है। तो उसमें अमूमन इस तरह के मर्ज होते हैं, दम वाले से रिलेटेड मर्ज होते हैं। और मैंने आपके जब मैंने ये बताया था उसूल इलाज, उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि खून के इम्तला की वजह से ये मर्ज होता है, तो इम्तला को कम किया जाए। इसी निस्बत से हमने फसद भी बताया था, और इसी निस्बत से हमने लीचिंग भी बताया है, और इसी निस्बत से हिजामा भी बताया है। तो अगर और जो शरबत नाब है वो भी इसी निस्बत से है। जो इस तरह की दवाएं भी है जो कि खून के जो जोश है, जो खून का जो जोश है उसको कम किया जाए। सर बस ये एक और लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप जो बता रहे हैं कि मतलब खून का गलबा है, अब मेरा सवाल ये था कि जेंडर का रेशियो भी। म्यूट हो गए आप। हेलो हाँ जी बताइए। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें जेंडर का भी रेशियो है कुछ, जैसे मेल और फीमेल के रेशियो में ज्यादा कौन कौन प्रोमिनेंट जो पेशेंट रहते हैं? नहीं होगा, लेकिन ये मैंने ध्यान नहीं दिया है। जेंडर का रेशियो भी होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेल में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये देखने की जरूरत है इसको। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके सर। डॉक्टर सुफियान साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो आपने कोर्स बताया सर कि इसमें हेज की खराबी हो सकती है, तो मुजमिन हेज के का कोई इलाज ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं वो, मुजमिन हेज का। मुजबिन हैज क्या होता है? मुजमिन बंदिश हेज। अच्छा, बंदिश हैज। बंदिश हैज जो है, पहले तो अब एक बड़ा टॉपिक है,
पहले तो आपको उसको कॉज ढूंढना होगा कि किस कॉज से मल्टीशियस है। खून की कमी है कि मतलब कि बलगम की ज्यादती है, बलगम की ज्यादती से भी कसाफत आ जाती है, उसकी वजह से भी हैज में कमी आ जाती है। खून की कमी है उससे भी हो जाता है। और जो मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस है उससे भी होता है। तो पहले तो रूल आउट करना पड़ेगा ना काउज, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो एक अलग से टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उस पर चाहें तो अलग से बात कर लें। जी शुक्रिया सर, काफी सवाल हो चुके हैं और बहुत सारे सवालों का सर ने जो है जवाब दिया है और काफी अंदाज में जवाब दिया है। लिहाजा मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अब हमारे जो नाजरीन है उनको काफी हद तक सेटिस्फाई किया है। और मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें फीडबैक फॉर्म मौजूद है। फीडबैक फॉर्म को आप फिल करें ताकि उसके जरिए से हम जो है डिजिटल या ई सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हम आप सभी को प्रोवाइड कर सकें। आमतौर पे ये शिकायत रहती है कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स लेट हो गए हैं या हम तक पहुंचे नहीं हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं और ईमेल के जरिए आपको पहुंचाते हैं, तो आप अपने ईमेल्स चेक करते रहें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीडबैक फॉर्म के बाद ही हम ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फीडबैक फॉर्म में जो है आपका ईमेल, फोन नंबर और उसी के साथ साथ हम आपसे हमारे अगले लेक्चर के बारे में जो है सजेशंस लेते हैं, ताकि जो है हम आप ही के जरिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको डिजाइन प्लान करें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर का। और अब जो है वक्त है, क्योंकि ये हमारा जो सेशन है उसके अंदर सेशंस में जो टेस्टिमोनियल्स है वो रखे गए हैं। तो इस बार के लिए टेस्टिमोनियल्स के लिए मैं डॉक्टर जीशान अहमद साहब को, डॉक्टर मोहम्मद जीशान को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने जो अनुभव हैं, अपने जो तजुर्बात हैं वो साझा करें हमारे व्यूअर्स और डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर मोहम्मद जीशान। ठीक, थैंक यू। जैसे सर मतलब काफी सारे पेशेंट हैं देखिए, उसमें से एक मैंने डाला था इसमें ट्रीटमेंट में। पेशेंट की एज और पेशेंट की अपने पिंपल्स को लेकर कि नहीं हो रहे थे, एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया काफी जगह से, फिर उसके बाद में मतलब इन्होंने को हमने देखा और जो ट्रीटमेंट था सारा यूनानी में चलाया इनका। और जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था इनको इनिशियली बेस पर, वो भी मैंने मतलब यहाँ लिखा है। माजून उजबा, इत्रिफल शात्रा, कुछ अस्फर, अबे मुशफ़ी खून, हीरा फसफिया मतलब ब्लड प्यूरीफायर, और एक कलौंजी फेस क्रीम मैंने लोकल इनको लगाने के लिए दिया था। तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले। जो इनका फोटो मैंने शेयर किया है ये ट्रीटमेंट के 15 दिन बाद मैंने लिया था। स्टार्टिंग का फोटो भी वो मैंने नहीं लिया था, बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन खराब थी उस टाइम की, मतलब मैं फोटो नहीं ले सका था उनका, ये मैंने 15 दिन के बाद लिया था। इसके बाद अब मैंने मतलब इनका देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। हेलो। जी सर, बोलिए। हाँ, उसके बाद में काफी अच्छे रिजल्ट थे। ऐसे ही मतलब 4-5 पेशेंट और मतलब मैंने फिलहाल अभी रिसेंटली में देखे, सबका सेम ट्रीटमेंट दिया यूनानी में, बहुत इसमें अच्छे जो रिजल्ट सर इसमें आपने मिले। नुस्खा, हेलो। इसमें जो आपने नुस्खाजात वो- इस्तेमाल किए सर उनके बारे में, दवाइयों के बारे में बताइए। इसमें शो नहीं हो रहा है, आप बताइए सर। हाँ, मैंने इसमें एक तो माजून उजबा यूज किया, इत्रिफल शात्रा, कोर्सास्फर, हब्बे मुशफ़्फ़ी खून, सीरा पसफिया, और एक कलौंजी फेस क्रीम लोकल एप्लीकेंट की तरह। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद जीशान। और केस है सर डिस्कस के लिए डॉक्टर केस मोहम्मद पीपीटी जीशान में से? मैंने, जी मैंने डाले थे इसमें, बट वो नेटवर्क में से थोड़ा हो रहा है जिस वजह से शो नहीं हो रहा। कम से कम अप्रोक्स मैंने लगभग 20-25 केस इसके स्किन के एक न के देखे हैं, जो कि अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह के शुक्र से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सेम ट्रीटमेंट मैंने सबको दिया, ज़्यादा ट्रीटमेंट में कुछ ऊपर नीचे नहीं किया, यही ट्रीटमेंट से सबका सही हुआ है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद जीशान। अपना
एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल सर, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, इनसे मैं थोड़ी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सर एक ने यानी बसूर लबनिया के ऊपर आप लीचिंग इफेक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए, डॉक्टर अकमल सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मेरी वॉइस आवाज क्लियर है ना सभी को? जी आवाज सर। आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सेशन है इसमें बेसिकली टेस्टिमोनियल हमारे डॉक्टर आसिफ खान सर हैं, उनका था। और ये भी स्टूडेंट है मेरे, और डॉक्टर जिशान है, ये भी स्टूडेंट है। बेसिकली आज का जो सेशन है ना, ये आपने देखा होगा थोड़े यंग टीचर्स भी हैं, यंग हमारे जो टॉपिक आज का जिन्होंने डिस्कस किया, डॉक्टर शफात करीम। तो एक यंग ब्रिगेड को मैंने लाने की कोशिश की थी इसमें, कि जो हमारे एक्चुअल अभी डॉक्टर जिशान जैसे जो इन्होंने बताया, तो अभी नए नए हैं, पहली बार इन्होंने अपने तजर्बात रखे हैं, तो शायद उस तरह से नहीं रख पाए अपनी पूरी जिस तरह से रख सकते थे। बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। तो ये जो इसका मकसद ये था कि ये बताना कि हमारे जो आउटगोइंग बैच के स्टूडेंट्स जो हमारे अब फील्ड में आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स पास आउट होकर और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यूनानी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं, और आप रिजल्ट्स देख ही रहे हैं। अभी 10-15 केसेस इन्होंने बताए हैं, और बहुत सारे अपने तरह दूसरी डिजीज पर भी इनके होंगे। तो इसका मकसद यही था कि जो भी हमारे आउटगोइंग बैच के स्टूडेंट से जा रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बताना कि अगर आप यूनानी में प्रैक्टिस जाके डायरेक्टली अडॉप्ट करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जाके डायरेक्टली अपनी यूनानी क्लिनिकल सेटअप्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनमें से एक तो जो डॉक्टर जिशान है, ये भी हमारे स्टूडेंट में से है। तो एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने अपना प्रेजेंट किया केस की। और डॉक्टर आसिफ अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस बुसरू लबनिया के ताल्लुक से। डिटेल में बहुत बताया डॉक्टर शफात करीम, माशाल्लाह बहुत लंबे टाइम से 12-13 साल से मेरे कलीग ही रहे हैं, और पटना में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डिटेल इन्होंने बताया, और इसके जो अलग अलग पहलूज हैं, इसके कॉजेज हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सब इन्होंने डिस्कस की। इनमें आप देखें, चाहे वो न्यूट्रिशनल फैक्टर हों, हार्मोनल फैक्टर्स हों, या अखलाक रिलेटेड फैक्टर्स हों, वो सब पर इन्होंने डिस्कशन किया। और जैसा कि डॉक्टर हारून ने कहा कि मैं थोड़ा लीज थेरेपी में जो इसका यूज है एक्ने पे, तो उस वो लीज थेरेपी का यूज जैसे डॉक्टर शफात करीम ने बताया था कि जब इम्तलाए दम हो, यानी कि खिल्त के अंदर दम का गलबा हो, उस वक्त हम लीज थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन है, जब आपके पास पेशेंट आएगा, तो उन्होंने बताया कि रेडिश जो है जो दाने होंगे उसको, और जो लीजन बनेंगे जिनको मैक्यूल कहते हैं, तो मैक्यूल की कंडीशन में होंगे, और खिलते दम की ज्यादती के जो अलामात हैं वो उसमें नजर आएंगी। चेहरा रेडिश होगा, और जो दाने भी होंगे वो भी रेडिश होंगे। उसके बिलमुकाबिल अगर पश्चुल होते हैं तो वो बलगमी रतूबत की ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम जो बसूर लबनिया कहते हैं। मेरा एक केस मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसमें। एक पेशेंट मेरे पास जो है ना, ऑलमोस्ट 16-17 ईयर की स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई, और तकरीबन 6 महीने से वो ट्रीटमेंट ले रही थी। अलग अलग ट्रीटमेंट लिए उन्होंने, आयुर्वेद यूनानी भी लेकर आई थी, होम्योपैथी भी कुछ टाइम ली उन्होंने, और एलोपैथी तो ले ही रही थी वो। तो उसके फादर मेरे मेरे पास आए। ये हॉस्पिटल का ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पर मैं ओपीडी लेता हूँ, तो वहीं का केस है ये। तो आप यकीन करिए कि जब वो आए फादर उसके मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि साहब हम यूनानी ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, एलोपैथी भी ले चुके हैं, होम्योपैथी भी ले चुके हैं, और उनको सारी दवाइयां भी याद थी। तो मजे की बात यह है, उन्होंने सारी दवाइयां, माजुन उशबा, त्रिफल शात्रा, हब्बे मुसफ़िक़ुन, शरबत मुरक्कब मुसफ़िक़ुन, जितनी यूनानी की दवाइयां थी, शायद उस टाइम मुझे भी इतनी याद नहीं आती, उन्होंने सारी गिना दी कि ये सब मैं ले चुकी हूँ, और मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचा कि अगर ये सारी दवाएं यूज कर चुकी है तो फायदा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हम पहले हमेशा जब भी स्किन डिसऑर्डर कोई भी है, उसका जनरल उसूल इलाज होता है। और जो हमने जुल्किफ साहब ने इस लेक्चर सीरीज के शुरू में भी बताया कि तादील मिजाज, तस्फिया दम, और तनकिया, और तकवियत जिगर, ये है उसूल इलाज। जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें सबसे पहले आपको तादील मिजाज करना है, मिजाज की तादील करनी है। उसके बाद तनकिया करना है। हम तनकिया मुसफ़ियात से करते हैं, सॉरी तस्फिया करना है, उसके बाद तनकिया करना है, यानी कि इदरार कराना है अगर खून के गलबे की वजह से। और ये तीनों जो काम हम कराते हैं, यानी कि मिजाज को ठीक करने के लिए भी दवाइयाँ चलाएंगे या ग़िज़ाएं चलाएंगे,
और तनक़िए के लिए भी ग़िज़ाएँ दवाएं चलाएंगे हम और तस्फ़िये के लिए यानी कि मुसफ़्फ़ियात जो इस्तेमाल कराएंगे वो भी दवाई इस्तेमाल कराते हैं। तो अल्टीमेटली हम जिगर का काम बढ़ा रहे हैं, तो आपको तक़वियत जिगर के लिए एक दवा उसमें ऐड करनी होती है। तो इसलिए उसूल इलाज बनता है तादील मिजाज, तस्फ़िया दम, तनक़िया मवाद और तक़वियत जिगर। इस उसूल पे अगर हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा उस पेशेंट में कि जब सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुकी तो हो क्या, इसको दिक्कत क्या हो सकती है। तो फीमेल थी पहली चीज, तो हार्मोनल इम्बैलेंस लाजमी था। तो मैंने सिर्फ 2 दवाइयाँ दी। प्रेजेंटेशन जो थी उसको, वो बलगमी प्रेजेंटेशन ज्यादा थी उसको बनिस्बत दमवी के। तो मैंने उसको 2 चीजें दी, माजून मोचरस इस्तेमाल कराई उसके हैज को ठीक करने के लिए, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसको अबखराते रहम कहते हैं अतिब्बा अपनी लैंग्वेज में, कि रहम से अबखरात उठते हैं और उसके वजह से रहम कमजोर हो जाता है और रहम की रुतुबात वहां पर जमा होने लग जाती हैं। तो मेंसेस की इरेगुलरिटी उस वजह से होती है, अबखारात रहम की वजह से। तो उस अबखरात को ठीक करने के लिए मैंने माजून मोचरस और काते बलगम के तौर पे उसको जवारी जंजबील इस्तेमाल कराई, सिर्फ ये 2 दवाएं। तो उसके फादर का रिएक्शन भी ये था कि सर इससे हो जाएगा ठीक, क्योंकि वो 10-10 दवाइयां इस्तेमाल करके आए थे। और यकीन मानिए 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद जब वो बच्ची वापस आई तो लोकल एप्लीकेशन के भी मैंने कुछ दिया नहीं था उसको, वो 80 to 90% ठीक हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस उसको था उसमें हमने डायग्नोसिस, पिन पॉइंट डायग्नोसिस और ये रिजल्ट्स मिले। और बाकी उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उसूल इलाज डॉक्टर जिशान ने भी बताया, डॉक्टर शफात करीम ने बहुत डिटेल में बताया कि आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल करानी है। और एक जो कि इसमें एक सवाल आया था बीच में कि अगर उसके जो दाग धब्बे रह जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं, उसके लिए क्या किया। तो जाली दवाएं बहुत सारी हमारे पास। सिंपली आप अगर शहद और सिरका, इससे अगर आप उसको क्लीन कर लें, या शहद और नींबू के अर्क नींबू से भी उसको क्लीन कर लें, या बूरा अरमनी और ये शहद के साथ मिलाकर उसको उससे क्लीन कर लें, तो ये जो काले दाग धब्बे हैं उससे क्लीन हो जाते हैं। तो सिर्फ 2 दवाएं हमने जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमने उसको डायग्नोसिस किया कि इसको जो बुज़ुर्ग लबनिया है वो अबखरात रहम की वजह से है। तो अबखरात रहम को ठीक करने के लिए हमने उनको एक दिया माजून मोशरस और दूसरा दिया जवारी जंजबील, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिजल्ट मिले। तो ये मेरा एक तजुर्बा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर हारून। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी व्यूअर्स का कि वो इतनी देर तक और बिल्कुल पुरइत्मीनान हमारा पूरा सेशन देखा और उसमें अपने ज़रूरी सवालात भी पूछे और उनको इत्मीनान से उनके जवाब सुने। तो एक बार फिर मैं याद डॉक्टर दिलाना हारून, चाहूंगा डॉक्टर कि हारून, एक बार इसका थोड़ा बता दें आप कि ये जो हमारी जो क्वेश्चन राउंड है, या जिन जिन लोगों का रह गया है, बीच में जिन लोगों ने ज्वाइन किया, उनके लिए इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जी हमारे जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है और इसका हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल चैनल भी भी उस पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर बीच में मिस कर दिया हुआ आपने, या बीच में आप ज्वाइन किए हैं, तो सबके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सबके लिए ये इसकी रिकॉर्डिंग 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी जितने भी हमारे अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उन सब की भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग उस पर अवेलेबल रहती है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। जैसा कि बाकी डॉक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के अहमद बारे में साहब हमारी इन्फॉर्मेशन तरफ देकर से फिर देखा आपने। डॉक्टर फिरोज को आप कॉल कर लें वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जी डॉक्टर फिरोज सर हमारे साथ जी बने रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ जी भाई, ये हमारी ये तीसरी सीरीज है माशाल्लाह। और ये हमारे जो हकीम मोहम्मद सफात करीम साहब, डॉक्टर अकबल साहब, डॉक्टर शौकत साहब और डॉक्टर हारून रशीद साहब, इसका बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जो हमको नॉलेज अपडेट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। राजस्थान स्टेट से, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर जी। जो हमारे शुक्रिया सुनने सर वाले आपका। हैं उनके लिए बहुत 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 फायदेमंद चीजें हैं ये सब, और उनको अपने मतलब में इस्तेमाल करने की जरूरत भी है इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं सभी अपनी जी जी टीम, जी। जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, बहुत ऑफ द स्क्रीन जो मेहनत कर रहे हैं, टेक्निकल विंग के हमारे सारे मेंबर्स जो लगे रहते हैं इस प्रोग्राम को अरेंज करने में, उन सबका खास तौर पर शुक्रिया। और जो हमारे सबसे पहला जो शुक्रिया है, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इतनी अपनी फिक्र के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और जो सीखना चाहते हैं, जिनसे हमें खुद एप्रिसिएशन मिलता है। जिस जो इसका मकसद है, असल में इस पूरी सीरीज का जो मकसद है वो यही है कि हम नॉलेज को आम कर सकें और तिब्बे यूनानी को
प्रैक्टिस में लाएं और इसका पोटेंशियल को हम, जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करके उसको यूज कर सकें। तो इसके लिए जितने लोग, सबसे पहले मुबारक हकदार आप तमाम ऑडियंसेस हैं जो हमें हौसला दे रहे हैं कि हम जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है आप उसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़े रहते हैं, और इससे हमें हौसला ही मिलता है और हम इंशाल्लाह इसमें आगे कोशिश करते रहेंगे। आप अपनी राय जो है वो चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाके आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप किस नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उसको अरेंज कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे तमाम मेंबर्स हैं, हमारे खासतौर पर डॉक्टर हारून हैं, डॉक्टर आतिश हैं, डॉक्टर हारून अंसारी, डॉक्टर अयूब हैं, और तमाम हमारे जो सीनियर हजरात हैं, डॉक्टर शौकत अली सर हैं, डॉक्टर फरज सर हैं, इनकी सभी लोगों की बड़ी मेहनत है इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार करने में और फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए इस सीरीज को अवेलेबल कराने में और यूनानी को आम करने में जो ये हेल्प कर रहे हैं। इन तमाम हजरात का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आपके लिए जो फीडबैक फॉर्म है आप उसको फिल करें, जो भी आपको मशवरा देना, राय देनी उसमें दे सकते हैं, ताकि हम आगे इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। डॉक्टर हारून। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया सर।